नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी, थर्मोडाइनमिक्स। अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी पर्टिकुलरली केमिकल थर्मोडाइनमिक्स जो है वो आपके सिलेबस में है ना। थर्मोडाइनमिक्स में भी कौन सा पोर्शन आपके सिलेबस में है? केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। अब केमिकल थर्मोडाइनमिक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो थर्मोडाइनमिक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज थर्मोडाइनमिक्स? जब भी हीट मोशन में होगी, ठीक है, थर्मो वर्ड जो है उसका मतलब है हीट या एनर्जी, और डायनामिक्स का मतलब है फ्लो या मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स का मतलब है हीट इन मोशन। ठीक है। अब अगर केमिकल थर्मोडायनामिक्स की बात करूं तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स की वो ब्रांच है जहां पर मैं क्या स्टडी करता हूं? एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, जो भी केमिकल प्रोसेस है उसमें जितने भी एनर्जी चेंज जो है वो हो रहे हैं उनको मैं इस केमिकल थर्मोडायनामिक्स में स्टडी करता हूँ, है ना। तो क्या स्टडी करता हूँ मैं यहाँ पर केमिकल थर्मोडायनामिक्स में? आप लिख सकते हैं एनर्जी चेंज इन केमिकल प्रोसेसेस। एनर्जी चेंज इन केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है जी। अब यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, थर्मोडायनामिक्स की एक लिमिटेशन भी है कि जो थर्मोडायनामिक्स है, ये जो मैं एनर्जी चेंजेस देखता हूँ केमिकल प्रोसेसेस में, जो थर्मोडायनामिक्स है इट डील विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब हो गया जैसे मैं और आप। ठीक है। जो चीजें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं उनके साथ थर्मोडायनामिक्स डील नहीं करता। समझ गए जी? माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, उसके साथ थर्मोडायनामिक्स रिलेट नहीं करता। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ठीक है। अब यहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो आपको बताता हूं। वन इज सिस्टम। अब सिस्टम किसको बोलता हूं? मान लिया कि 10:40 से 11:20 तक मेरी क्लास का टाइम है, तो इस टाइम मेरे लिए आपकी क्लास जो है सिस्टम है ना। व्हाट इज सिस्टम? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन या विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ठीक है। आप 10:40 से लेकर 11:20 तक मेरी क्लास में है तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर है। ठीक है, तो इस टाइम मेरे लिए आपकी क्लास सिस्टम है। सो व्हाट इज सिस्टम? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन या इन्वेस्टिगेशन। एंड व्हाट इज सराउंडिंग? अगर आपकी क्लास को छोड़कर मेरे लिए जो भी अदर चीजें हैं इस टाइम, ठीक है, वो सारी चीजें सराउंडिंग है। अदर देन सिस्टम इज सराउंडिंग। क्या आपको ये बात समझ में आई? रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज सराउंडिंग। ठीक है। रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज सराउंडिंग। क्या आपको यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है जी, यहां तक आपको क्लियर है व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज सराउंडिंग? यस सर। अच्छा। ओके। अब अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को मिला देता हूं तो क्या बन जाता है? पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, पूरा यूनिवर्स बन जाता है ना। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। आई थिंक ये बेसिक सी चीजें हैं। और जो चीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे उसको मैं बोलता हूं बाउंड्री। उसको क्या बोलता हूं? बाउंड्री। सो व्हाट इज बाउंड्री? विच सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग, है ना। एनीथिंग which separates
सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसको मैं बाउंड्री बोलता हूँ। बहुत बेसिक सी चीजें हैं ये, बट कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं बात करता हूं आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम, जहां से क्वेश्चन आता है या एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बात करता हूं आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो मेरे पास जो सिस्टम है वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ओपन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, और जो लास्ट बचता है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो ओपन सिस्टम क्या होगा। ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ शेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या किया कि एक चाय का कप जो है वो विदाउट कवर रख दिया। ठीक है, इनिशियली तो उससे जो फ्यूम्स उड़ेंगी, ठीक है, आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आप चाय का कप सर्दियों में खासकर देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखता है। ठीक है, सर्दियों में फ्यूम्स आपको ज्यादा दिखती हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम सराउंडिंग के बीच में ज्यादा है। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब देखो यहां पर ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ शेयर करता है। अब देखो आपने चाय बनाई, इस तरीके से ओपन कप को रख दिया, तो अगर आप ये देखोगे तो ये जो फ्यूम्स हैं ये क्या हो रहा है, दिस इज एक्सचेंज ऑफ मैटर, है ना। ये हो रहा है एक्सचेंज ऑफ मैटर विद सराउंडिंग। अगर कप आपका चाय का कप जो है वो सिस्टम है, तो दिस इज एक्सचेंज ऑफ मैटर विद द सराउंडिंग। अब आप बोलोगे कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी, तो अगर आप कप को टच करके देखेंगे तो क्या होगा? अगर आप कप को टच करके देखेंगे तो क्या होगा जी? गर्म चाय के कप को अगर आप टच करके देखेंगे तो आपको गर्म लगेगा ना वो। तो वो हो गया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना। वो हो गया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर देखो, अगर आपके हाथों का टेम्परेचर चाय के कप के टेम्परेचर से ज्यादा है तो चाय को छू के आपको गर्म नहीं लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर। तो दिस इज अ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब जैसे ओपन कप ऑफ टी आ गया, या हॉट वाटर इन ओपन ग्लास आ गया, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल। ठीक है, ऑल लिविंग सिस्टम इसमें आ जाएंगे, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल है। तो कई बार आपसे एग्जाम्पल ही पूछ ले जाते हैं। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें मैटर और एनर्जी की एक्सचेंजिंग होती है, किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। अब आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने चाय का कप रखा है तो ये सारा कुछ इसके लिए सराउंडिंग है। क्या आपको ये बात समझ में आई क्या नहीं? यस सर। ओके, अब देखो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अगेन मैंने चाय का कप फिर से बना दिया। ठीक है जी, ये चाय का कप बन गया फिर से। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर कवर लगा दिया, ढक्कन लगा दिया। ठीक है, अब मैंने किस चीज को रोक दिया? किस चीज की एक्सचेंजिंग को रोक दिया मैंने? अगर आप मैटर। ध्यान से देखो, किस चीज की एक्सचेंजिंग को रोक दिया मैंने? मैंने एक्सचेंजिंग ऑफ मैटर को रोक दिया। बट ये फिर भी एनर्जी ट्रांसफर करेगा। कैसे? अगर आप इसको टच करके देखोगे तो आपको ये अगेन गर्म लगेगा। ठीक है, सो क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है विच एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग, क्योंकि मैटर की एक्सचेंजिंग को मैंने रोक दिया। आपको बात समझ में आई? यस सर। अगर आप चाय को कवर कर दोगे तो उसकी जो फ्यूम्स हैं, जो एक्सचेंजिंग ऑफ मैटर है, वो बंद हो जाएगा। बट एनर्जी एक्सचेंज फिर भी हो सकता है कि अगर आप कप को टच करके देखोगे तो वो गर्म आपको लगेगा। ठीक है, दिस इज क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी एक्सचेंज तो होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और रेडिएशन विद द सराउंडिंग, बट नॉट मैटर एक्सचेंज विद द सराउंडिंग।
क्या आपको बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल, कॉफी और टी इन अ क्लोज्ड वेसल, या हॉट वाटर इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है, ट्यूबलाइट, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब बात करता हूं आइसोलेटेड सिस्टम की। अब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया कि एक ऐसा सिस्टम, ना वो एनर्जी ना वो मैटर एक्सचेंज करे किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। ठीक है, सो व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? अ सिस्टम which will not share matter as well as energy with the surrounding। अब आप अपने दिमाग में सोचो कि परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है? बताओ नो जी, सर। क्यों नहीं कर सकता जी? क्यों नहीं कर सकता? देखो, अगर इस यूनिवर्स में परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करता ना, तो हमारे आधे से ज्यादा काम खत्म हो जाते डेली लाइफ के। हम खाना एक बार बनाते हैं, उसको पूरी लाइफ खाते हैं, है ना? अब देखो, अगर कोई चीज परफेक्टली आइसोलेटेड है, इन केस, तो मान लिया आपने एक बार चाय बनाई, वो पूरी लाइफ चलती है, वो ठंडी नहीं होती कभी भी। मान लिया कि अगर आप कोई ऐसा बर्तन बना दो जिसमें आइसोलेशन ऐसी है कि वो परमानेंटली है। अब देखो, आपने देखा होगा कि जो थर्मस फ्लास्क होती है, वो टेम्परेरी आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकता हूं, वो परमानेंट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अब मान लिया कि आप जैसे आजकल वाटर वाटर की बोतल भी देखते हो, ठीक है, उसमें भी 10 घंटे बाद पानी ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिस तरीके जिस टेम्परेचर पे आप डालते हो। बट ऐसा तो नहीं बोल सकते आप कि आपने उसमें गर्म पानी डाला और 1 साल के बाद भी वो पानी गर्म ही रहेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसकी आइसोलेशन है वो भी कुछ टाइम के लिए ही है। उसके बाद कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ हो जाता है, और वो वाटर या टी आपने उसमें थर्मस फ्लास्क में जो रखी होती है वो ठंडी हो जाती है। अगर परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर पाता, तो आप एक बार चाय बनाते, उसको उस थर्मस फ्लास्क में डाल देते, वो कभी ठंडी नहीं होती। ठीक है, तो कितना अच्छा हो जाता जी, एक बार खाना बनाते और उसको हम फिर पूरी लाइफ खा सकते थे एक बार बना के। बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस यूनिवर्स में परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब विच नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद द सराउंडिंग। अब इसमें कोई परमानेंट एग्जाम्पल तो नहीं है, कुछ टाइम के लिए हम किसी सिस्टम को आइसोलेटेड बोल सकते हैं, जैसे कॉफी ऑब्लिक टी इन अ थर्मस फ्लास्क। समझ आई बात है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये तो बहुत बेसिक हो गया, टाइप ऑफ सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम। अब स्टेट ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, कुछ थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम में चेंज लाऊंगा, तो वो प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो यहां पर मेरे पास दो पैरामीटर्स आते हैं, पहला आता है स्टेट फंक्शन और एक आता है पाथ फंक्शन। आपसे एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा स्टेट फंक्शन है, कौन सा पाथ फंक्शन है, या कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी, वो सब कुछ करवाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करता हूं। अब देखो, स्टेट फंक्शन में ऐसे वेरिएबल्स आएंगे जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेंगे, बट वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेंगे। क्या आपको बात समझ में आई? स्टेट फंक्शन में हम ऐसे वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मान लिया कि कोई वेरिएबल है जिसकी इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट बी है। अब ये चाहे ऑन फुट जाए, पैदल जाए, चाहे साइकिल के जरिए जाए, चाहे बस के जरिए जाए, चाहे एरोप्लेन के जरिए जाए,
पाथ फॉलोड का कोई रोल नहीं है, वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे पहुंचना चाहिए, ठीक है, दैट इज स्टेट फंक्शन, है ना। ऐसे वेरिएबल्स जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, मोड के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि वो वहां पर कैसे पहुंचे, तो ऐसे फंक्शंस को मैं क्या बोलता हूं, स्टेट फंक्शंस बोलता हूं, ठीक है। अब जो स्टेट फंक्शन होते हैं उनको कैपिटल लेटर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं उनको, कैपिटल लेटर से। जैसे देखो इसके एग्जांपल आ जाएंगे, कैपिटल ई। कैपिटल ई का क्या मतलब होता है जी, कैपिटल ई से मैं किसको लिखता हूं, एनर्जी को लिखता हूं, इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एच, एच इज, लिखते रहो आप साथ में, एच क्या है मेरे पास, एच इज एंथैल्पी। नेक्स्ट इज एस, एस इज एंट्रोपी। फिर आ गया जी, जी जी इज गिव्स फ्री एनर्जी। टी इज टेम्परेचर, पी इज प्रेशर एंड वी इज वॉल्यूम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। ये इनिशियल फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई आपको इतनी बातें। यहां तक क्लियर है सबको। सर एस फॉर एस फॉर एंट्रोपी, E for internal energy, H for enthalpy, S for entropy, G for gives free energy या gives energy, T for temperature, P for pressure and V for volume। हो जाएंगे जी याद है। ये ओके, अब नेक्स्ट है मेरे पास पाथ फंक्शन। अब पाथ फंक्शन क्या होते हैं, किसी भी सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे वेरिएबल्स जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, साथ में वो पाथ फॉलोड पे भी डिपेंड करते हैं। सो पाथ फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पर दो एग्जांपल आते हैं, एक आता है वर्क डन और एक आता है हीट, ठीक है, वर्क डन W और हीट आ जाएगी आपके पास Q। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इन दोनों को साइड करके जो भी बचेंगे वो क्या बचेंगे आपके पास, स्टेट फंक्शन। फंक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात। देखो आपसे क्वेश्चन बहुत बेसिक आएगा, अभी इसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे जो मैंने टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको बताए उनमें कोई एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से भी क्वेश्चन आता है, वो मैं सारा कुछ करवा रहा हूं आपको वन बाय वन, है ना। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट इज इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी हो गई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। आपने जस्ट इसके एग्जांपल याद रखने हैं जो बताऊंगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर का मतलब कि वो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। इंटेंसिव आई से रख सकते हो आप याद, है ना। आई से क्या बनेगा वर्ड, इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव आई एन है ना लगा हुआ, ये आई एन आपको दिखाई दे रहा है जी। तो आई एन से आप कैसे याद रख सकते हो, इंडिपेंडेंट, है ना, जो डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर। मैटर का मतलब कि किसी भी सिस्टम के साइज या मास पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है, उनको मैं क्या बोलता हूं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आई। यस सर। और जो मैटर के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको बोलता हूं एक्सटेंसिव, है ना। तो यहां पर लिख सकता हूं डिपेंडेंट ऑन मैटर, मतलब जो साइज और मास पे डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी सिस्टम की क्या कहलाती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है जी।
आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ। तो यहाँ पर इंटेंसिव में सबसे पहला एग्जांपल आ जाएगा प्रेशर, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको सारे लिखवा दूंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जी। वेपर प्रेशर, पीएच वैल्यू, उसके बाद आ जाएगा आपका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आती थी ना कापा, वो भी क्या है, वो भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बताया था ना मैंने अभी इसके बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको, ठीक है। तो ये Yes, इसके कुछ, G star. हाँ जी, इसके ये कुछ एग्जाम्पल हैं, तो आप ये याद रख सकते हैं। अब बात करता हूं एक्सटेंसिव की। तो एक्सटेंसिव में सबसे पहले एग्जाम्पल आएगा मास, उसके बाद आएगा वॉल्यूम, उसके बाद आएगा एंट्रोपी, उसके बाद आएगा एंथैल्पी, उसके बाद आएगा इंटरनल एनर्जी जिसको ई या यू से लिखता हूं, उसके बाद आएगा फोर्स, उसके बाद आएगा सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये है सरफेस एरिया। नेक्स्ट आएगा हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये एग्जांपल मैंने लिखवा दिए, आप इनको याद कर सकते हैं, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। आगे चले, Yes. यहां तक क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है मेरे पास टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। अब देखो डिफरेंट तरह की थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती हैं। सबसे पहले आ गई आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें पूरी प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अब अगर कोई ऐसी प्रोसेस है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस आपका टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, बताओ जी। Constant Zero. तो चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। तो आइसोथर्मल के लिए क्या आ जाएगा, डेल टी, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। क्योंकि अगर टेम्परेचर पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रह रहा है तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना होगा, जीरो होगा। आपको बात समझ में आई है या नहीं? Yes, sir. ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात इसके साथ ही नोट डाउन करवा रहा हूं। अगर मान लिया कि कोई आइडियल गैस है, ठीक है, अगर कोई मेरे पास आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो आता है और चेंज इन एंथैल्पी भी जीरो आता है। ये भी याद रखेंगे आइडियल गैस के लिए, क्योंकि कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं। आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे लिखो। ओके, नेक्स्ट इज आइसोबारिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबारिक प्रोसेस? In क्या which होती है pressure remains constant.
जिसमें नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर क्या रहेगा, पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा, या चेंज इन प्रेशर कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जो भी देखो ओपन सिस्टम में प्रोसेसेस हो रही हैं वो आइसोबारिक होती हैं नेचर में। ठीक है जी, प्रोसेस इन ओपन सिस्टम इज आइसोबारिक इन नेचर। अब यहां पर जो चीजें वेरी करेंगी वो कौन कौन सी चीजें वेरी करेंगी, वॉल्यूम और टेम्परेचर। देखो आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस हुई जिसमें पूरी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट रहा, मतलब चेंज इन प्रेशर 0 आया, साथ में वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या करेंगे यहां पर, वेरी करेंगे। और जो भी प्रोसेसेस क्या होती हैं ओपन सिस्टम में होती हैं वो जनरली आइसोबारिक होती हैं नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब पूरी प्रोसेस के दौरान नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम इज 0। यहां पर वेरी कौन करेगा, प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो जो ओपन सिस्टम में प्रोसेसेस हुई वो आइसोबारिक थी। प्लीज ये बात ध्यान से सुनना, जो ओपन सिस्टम में प्रोसेसेस थी वो आइसोबारिक थी, जो क्लोज्ड सिस्टम में प्रोसेसेस हैं वो आइसोकोरिक होती हैं नेचर। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात है। अब यहां पर ना एक वर्क डन का फॉर्मूला आता है केमिस्ट्री में, W विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, तो अगर डेल वी 0 हो गया, अगर कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें अगर आपसे वर्क डन पूछेगा तो वर्क डन कितना आएगा, उसमें वर्क डन भी 0 आ जाएगा। कैसे 0 आएगा, क्योंकि डेल वी 0 है। अगर डेल वी 0 है तो W विल बी इक्वल टू माइनस पी इंटू 0, तो वो कितना आ जाएगा, 0। तो ध्यान रखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन भी कितना आता है, 0 आता है। क्लियर हुआ आपको यहां तक? सर एक बार दोबारा करवा दो, आइसो कोरिक की जो लास्ट में करवाया आपने, वर्क डन जो करवाया। ओके ओके ओके, देखो जी आइसोकोरिक प्रोसेस का आपको पता लग गया कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा, और चेंज इन वॉल्यूम कितना आता है, 0 आता है। अब केमिस्ट्री में मैं जो वर्क डन लेता हूं उसका फॉर्मूला होता है W विल बी इक्वल टू माइनस पी डेल वी। ठीक है, अब ये डेल भी 0 हो गया क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो रही है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, माइनस पी, और डेल बी की जगह क्या रख दूंगा, 0। तो ये मतलब वर्क डन भी कितना आ गया, 0। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन भी 0 आता है। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, अब क्या होती है एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें ना सिस्टम में कोई हीट जाती है ना सिस्टम से कोई हीट बाहर आती है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और चेंज इन हीट कितना आएगा, 0, है ना। सो एडियाबेटिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? अब जब भी कोई एडियाबेटिक प्रोसेस होगी तो वहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तीनों फैक्टर्स जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। क्या आपको बात क्लियर हुई? एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस एक और आती है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस को आप कैसे समझेंगे, मान लिया कि आप अपने घर से चल पड़े, ठीक है, उसके बाद आप मार्केट चले गए, घर से सीधा मार्केट निकल गए तो बी इज मार्केट, उसके बाद आप मार्केट से किसी टेम्पल में चले गए तो सी इज टेम्पल। ठीक है, फिर आप वापस से कुछ खाने के लिए चले गए। ठीक है,
और आफ्टर दैट आप फाइनली अपने घर में पहुंच गए। तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, कि आप घर से चले, आपने पूरे दिल्ली के अपने काम निपटाए और वापस से आप लास्ट में घर में पहुंच गए, तो ऐसी प्रोसेस को मैं साइक्लिक प्रोसेस बोलता हूँ। तो एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान कोई भी सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरता है और एट लास्ट जो है वो अपने फाइनल डेस्टिन्ड प्लेस पे पहुंच जाता है। जैसे आप इसमें एक बस का एग्जांपल याद रख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो जो बस है वो बस स्टैंड से निकल जाती है और शाम को वापस से उसी बस स्टैंड में पहुंच जाती है, तो उसको मैं एक साइक्लिक प्रोसेस बोल सकता हूँ। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, है ना, अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से लिखो। इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन ऑल स्टेट फंक्शन विल बी जीरो। ठीक है। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, change in enthalpy is zero, change in pressure is zero, change in temperature is zero. आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर एक क्वेश्चन था जो वर्क डन में आपने बताया ना कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे है ना जी। तो जीरो आएगा, अगर प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तब भी तो जीरो आएगा ना सर। तो वहां पर ये जो प्रेशर है ना वो एक्सटर्नल प्रेशर है बाहर का। अब बाहर का प्रेशर थोड़ी मैं कांस्टेंट कर सकता हूं। यहां पर ये जो पी है ये पी एक्सटर्नल है। ठीक है सर। एक्सटर्नल मतलब बाहर का प्रेशर, सराउंडिंग का प्रेशर, वो थोड़ी मैं कांस्टेंट कर सकता हूँ, वो तो नेचर का प्रेशर है ना जी। ओके सर। यहां तक सबको क्लियर है जी? यस और नो? यस यस नेक्स्ट है हमारे पास फिर इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम यू से या ई से लिखते हैं। अब व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, देखो इस यूनिवर्स में जितनी भी तरह की एनर्जीज है उन सभी के सम को मैं क्या बोलता हूं? इंटरनल एनर्जी। So what is internal energy? Sum total of all kind of energies, है ना? Sum total of all kind of energies. ठीक है, उनको मैं क्या बोलता हूँ? इंटरनल एनर्जी बोलता हूँ। जैसे काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, है ना, जितनी भी तरह की एनर्जीज है। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो यहां पर मैं जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलता है? U2 माइनस U1, या इसको और कैसे लिख सकता हूं? U फाइनल माइनस U इनिशियल। क्या आपको बात क्लियर हुई? यस और नो? यस सर। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ये या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से आ सकता है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मैं निकालता हूं? आंसर इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर में मैंने पहले भी देखा है। ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर से मैं इसको मेजर करता हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालता हूं। ठीक है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो भी रिएक्शन होते हैं दैट विल अकर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जी। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
तो उसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं FLOT। ठीक है, FLOT का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं आपके इंटरेस्ट के लिए, वैसे आपसे उतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक बार केरला पीएमटी में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। अगर इनकेस कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं है, तो आंसर होगा ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, अब आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां से न्यूमेरिकल आते हैं। डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब कई बुक्स में ना यहाँ पर डेल ई भी लिखा होता है, तो वो एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी को यू से भी लिख देते हैं, ई से भी लिख देते हैं। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब यहां पर साइन कन्वेंशन के बिना क्वेश्चन हमेशा ही गलत होता है, तो मैं आपको सबसे पहले साइन कन्वेंशन समझाता हूं। मान लिया कि ये मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं सिस्टम से काम करवा रहा हूं, वर्क डन बाई द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं हीट को ट्रांसफर कर रहा हूं सराउंडिंग से सिस्टम में, तो वो होगी पॉजिटिव। अगर सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ को हीट ट्रांसफर हो रही है तो क्यू इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है, मैं फिर से इसको एक बार रिकॉल कर देता हूं जी। अगर सिस्टम पे काम करवाया गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग, सराउंडिंग ही करवाएगी वो, है ना। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग इज टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज टेकन एज पॉजिटिव, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग इज टेकन एज नेगेटिव। तो क्या आपको ये साइन कन्वेंशंस क्लियर हैं या नहीं? यस और नो? फिर मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। यस सर। ओके, अब देखो यहां से कैसा क्वेश्चन आपको आता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप वो क्वेश्चन करना। ठीक है, क्वेश्चन है, इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट is absorbed by the system and 394 joule of work is done by the system. Find the change in internal energy. बताओ। सर -1095। नहीं जी, साइन कन्वेंशन के साथ क्वेश्चन को करो। देखो, सिस्टम ने हीट को एब्सॉर्ब किया है ना, तो हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम 1095। सुनाएगा जी। अब देखो, आप सिंपल सारे वही, मैंने आपको ये साइन कन्वेंशन क्यों बताई, आपने वो प्रूव कर दिया कि साइन कन्वेंशन का हमें पता नहीं लगा। देखो, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम 307। 307 इसका आंसर, 307 आएगा जी आंसर। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे और गलत हो जाएंगे फिर बहुत इजीली। अब देखो, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट
एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, उसको क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, तो 701 जूल आ गया। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, वो आ जाएगा आपके पास -394 जूल। अब आपको रिलेशन पता है, डेल यू विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यहां पर क्यू कितना है 701 माइनस डब्ल्यू 394, तो ये नहीं होगा क्या आपसे, क्लियर है या नहीं आपको ये बात? यस सर। क्वेश्चन और करवा देता हूँ जी, बाकी फिर मैं कल कंटिन्यू करता हूँ, एक क्वेश्चन आप और करो। क्वेश्चन इज आप वैसे ही लिख दो, अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट, है ना, सिस्टम एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट and does work of 50 joule on its surrounding. Find internal energy. 550। 550 सर। फिर से गड़बड़ कर दी सबने, इतनी जल्दी क्या है आंसर की, मैं थोड़ी कहीं भाग रहा हूँ। सर 450 आएगा। 450 आएगा आंसर। मैंने गलत के चक्कर में क्वेश्चन और कराया, आपने वो भी गलत कर दिया। देखो ना जी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बट आप साइन कन्वेंशन के साथ चलो ना। हीट एब्जॉर्ब की है सिस्टम ने, तो उसको पॉजिटिव लूंगा, तो यहां पर क्यू आएगा 500 जूल, है ना, और वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव, तो -50 जूल आएगा ना जी। तो आप इस तरीके से माइनस कर लो, 500 माइनस 50, तो 450 जूल आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें थोड़ा सा पोर्शन बचता है, वो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा, और आफ्टर दैट आप कल के लिए इक्विलिब्रियम स्टडी करके आना, ठीक है। इसकी असाइनमेंट मैं आज नहीं दूंगा, इसकी असाइनमेंट आपको कल ही मिलेगी। क्लियर है जी यहां तक? पर इतना मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो उसका इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैंने करवा दिया, जहां से क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हैं वो थोड़े डेप्थ वाले टॉपिक हैं, बट एक टॉपिक बचता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, फिर मैं इसमें नेक्स्ट करवाऊंगा आपको, क्योंकि मैं जो बहुत लेंथी टॉपिक है वो मैं आपको नहीं करवाना चाहता, ठीक है जी बात, क्योंकि मुझे और चैप्टर भी रिवाइज करवाने हैं आपको भी। तो इतना कर लो जी, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन का ध्यान रखो, तभी तो आपको साइन कन्वेंशन सिखाई सबसे पहले, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इक्विलिब्रियम रिवाइज करके आना कल।